ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए सरकार जब पढ़ोगे गवर्नमेंट का तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट को ये मुहैया भी कराना पड़ेगा सर्विसेज। ऐसा ना हो कि किसी एक आदमी की मोनोपोली उस पर आ जाए। मोनोपोली मतलब एक छत्र राज उसका हो जाए, तब भी मार्केट में वो जैसे चाहेगा मार्केट को कंट्रोल करेगा। हमने देख लिया दो ही केस हैं, या तो डिमांड हाई या तो सप्लाई लो। सप्लाई लो होगा तब भी इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड हाई होगा तो भी इन्फ्लेशन आएगा। ये एग्जांपल के तौर पे हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि किन किन चीजों से डिमांड बढ़ सकती है। क्या ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को बढ़ाएंगे, या वो कौन ऐसे फैक्टर हैं जिससे सप्लाई हमारी कम हो सकती है। तो पहले चलते हैं डिमांड, क्योंकि एक बात तो समझ में आ गया ना, दो ही चीज है, या तो डिमांड को हाई करना है, अगर डिमांड हाई हुआ तो इन्फ्लेशन होगा, या सप्लाई कम हो। तो वो कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को हाई करते हैं, एक तरफ देखते हैं। फिर समझते हैं कि सप्लाई, कौन ऐसे फैक्टर है जो सप्लाई को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। उन चीजों को समझते हैं। तो अच्छा, एक चीज मैंने जब आपको जीडीपी पढ़ा रहा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें मैंने पढ़ाया था टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, याद है? हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों बोतल से है ना। और एक पढ़ाया था लिबरल, जिसमें हम क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते थे, डाउन करते थे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, अगर किसी देश की पॉपुलेशन, यानी अगर उसकी जनसंख्या अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब जब लोग की संख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं का डिमांड ज्यादा होगा। इट मींस एक फैक्टर तो हमारा पॉपुलेशन भी हो सकता है ना। सारे जो फैक्टर है मैं उसको जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट छूट जाता है। अच्छा, अगर आपके देश में लोगों की इनकम बढ़ जाए तो, अगर पर व्यक्ति आय बढ़ जाए, है ना, पर कैपिटल बढ़ जाए, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तुम लोग कहते हो ना कि वो पैसा छाप देना चाहिए मार्केट में, एकदम सबको पैसा एकदम बांट दो। हम जब छोटे होते थे तो कभी हम लोग को ख्याल होता था, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, वो नोट छापने वाली मशीन से खूब नोट, सबके मन में लगा ये ख्याल आता, हमारे मन में भी आया, और ये सबके आएगा। मैं प्रधानमंत्री खूब नोट छापता और सबको बांटता, और गरीबी गरीबी नहीं, बम्पर गरीबी, जो अमीर है वो भी गरीब हो जाएंगे उस समय में, है ना। तो अगर पर कैपिटल को बढ़ा दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, जो कि आज है, पहले लोगों के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, गांव में एक टीवी है, उसी के टीवी में सब लोग रामायण महाभारत और शक्तिमान देख लिया करते थे। अब जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा, देखे होंगे, ठीक है, तो देख लिया करते थे। अब लोगों के पास आय बढ़ गई, तो अगर उसके पास टीवी है तो हम भी टीवी खरीद ले रहे हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है टीवी की। आज लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, करे भाई एसी ले लो। अच्छा, दूसरे के यहाँ आ गया तो भी ले लो, फलनवा के आ गया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आया। कंपटीशन भी चल रहा है। तो कंपटीशन होने का मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति अगर आय अगर हमारा बढ़ता है, उस कंडीशन में भी डिमांड हमारा हाई होगा। पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, यानी पॉपुलेशन एक फैक्टर है इन्फ्लेशन का। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, डिमांड को बढ़ाता है। इस वजह से डिमांड बढ़ेगा, तो हमने देखा है कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा। पर कैपिटल यानी प्रति व्यक्ति आय अगर हमारा बढ़ा है तो क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि ये डिमांड को बढ़ा रहा है। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, है ना, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताया था, जब हम CRR को घटा देते हैं, है ना, CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो को घटा देते हैं, SLR को घटा देते हैं। अगर SLR घटा देंगे तो बैंक के पास पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा पैसा होगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा उतारेगा। यानी कि अगर लिबरल में SLR को घटा दिया हमने, और क्या घटा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया हमने, है ना, बैंक रेट को घटा दिया। ये सब जो केसेस थे जो मैंने बता रखा है, इस केस में क्या होगा, पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटेगा तो बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा।
अब बैंक के पास जब पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो लोगों में ज़्यादा बांटेगा, और हम भी क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने की वजह से एक फैक्टर और क्रिएट होता है इसी में, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई आपका ज़्यादा हो जाएगा। और मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होने से पैसा जब लोगों के पास ज़्यादा होगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ऑटोमेटिक हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमारे मार्केट में पैसा है तो हम सब वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा करेंगे, सर्विसों का डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। आखिर एक बात बताओ, पहले सबके घर में मोबाइल, घर में किसी के घर में मोबाइल एक होता था, हाँ जी, क्या सबके हाथ में मोबाइल है, चलो ठीक है, तो कंसेप्शन में आ जाओगे तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले होता था ना कि पता चला मोहल्ला में किसी एक के पास है, फिर पता चला हर घर में एक एक मोबाइल हो गया, अब हर हाथ में मोबाइल हो गया, है कि नहीं ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो, हमने एक सुविधा पढ़ी कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है 50,000 का तो हमारे पास EMI सुविधा आ गई, बैंकिंग फैसिलिटी हमारे पास इतनी आसान से आ गई, और मनी सप्लाई हमारे लिए बैंक क्या कर रहा है, अरे सर आप 3,000 रुपये पे करिए, आपको मोबाइल दे रहे हैं, बाकी EMI बना दे रहे हैं। मनी सप्लाई को बढ़ाया ना उसने, तो जब मनी सप्लाई बढ़ा है, और पहले लोन लेने जाओ तो क्या होता था, चप्पल घिस जाते थे, और आज को घर बैठे बैठे आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं लोन। आधार कार्ड लाइए, अंगूठा लगाइए, आपकी कोई स्टेटस भी नीचे खोला और आपको हाथ में मोबाइल थमा दे रहा है। यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ने से भी वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है। अब वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है तो फिर आप ये नहीं देखते कि 50,000 का है कि 52,000 का है। अब कहते जहाँ 50,000 लग रहा है वहाँ 52,000 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पे अभी 3,000 रुपये करना है, हमको वो 3,000 दिखता है, वो 52,000 नहीं दिखता है। यानी कि मार्केट में अगर लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर बैंक RBI लिबरल हो चुका है, बैंक रेट में कमी कर दिया है ना, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगभग सारे रेट आ रहे हैं, अगर उसको उसने कम कर दिया है, इस केस में मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्यों आएगा कि जब पैसा ज़्यादा होगा तो मार्केट में डिमांड गुड्स एंड सर्विस का ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखें, हो गया? कितना टॉपिक हुआ था? 3? हाँ हो, ठीक है ना। 4, अगर गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स को कट कर दे, ठीक है, अगर क्या किया जाए, टैक्स को कट कर दिया जाए, तो अगर मार्केट में टैक्स को कम कर दिया जाए तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं मानो इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, अचानक सरकार ने कहा कि इस साल तुमका टैक्स खत्म, इनकम टैक्स इस बार नहीं देना है, तो क्या मैं अगर 1 लाख रुपया इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो 1 लाख रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा मेरा? क्या करूँगा मैं? या तो गुड्स या तो सर्विस से भी खर्च करूँगा ना, या तो कहूँगा चलो घूम के आते हैं बढ़िया सा, एकदम कोई बढ़िया जगह घूम के आते हैं, सर्विस लेना पसंद करेंगे। दूसरा क्या है कि कहेंगे चलो 1 लाख रुपया बचा है, इससे कोई सामान खरीद लेते हैं, घर में कुछ सामान आ जाएगा, या घर का कुछ काम करा लेते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारी डिमांड बढ़ी ना? अगर वही सरकार टैक्स कट ना किया होता, सरकार ने वो पैसा ले लिया होता, तब क्या होता? तो फिर हम क्या है, जैसा अपना नॉर्मल जीवन चल रहा था वैसा अगले महीने की सैलरी का वेट करते, लेकिन हमारा 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हमारी बच गई, हमारा इनकम टैक्स में जो पैसा जा रहा था वो बच गया, यानी पैसा मेरे पॉकेट में है, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई होगा। और मार्केट में जैसे डिमांड होगा तो यानी मार्केट में पैसा होना भी हमारे लिए नुकसान है, और मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा, महंगाई उतना ही ज़्यादा। अगर पब्लिक सेक्टर में है ना, यानी गवर्नमेंट क्या करे, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो क्या होगा मार्केट में? एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा बढ़ा दे तो क्या मार्केट में महंगाई आएगा? ये थोड़ा सा अलग टर्म है ना, ये टर्म्स थोड़ा सा अलग हुआ। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, अपने खर्चे बढ़ा दे, तो क्या महंगाई आएगी या नहीं आएगी? कैसे आएगी? वो तो आएगी, जब डिमांड में लिख रहा हूँ तो आएगी, है ना? कैसे आएगी बताओ?
इसमें वस्तुओं का रेट क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि वस्तुओं का खपत अपने हिसाब अपने लिए करेगी, उसकी आम जनता पाएगी नहीं। सरकार कितना सामान ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट किस पे पैसा खर्च करती है? आप ही लोगों पे तो करती है। आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, आपको सैलरी दे रही है, ये सब तो एक्सपेंडिचर है उसके, है ना। आपके लिए क्या मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हमने क्या किया है कि हमने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना हमारा। तो एम्प्लॉयमेंट, तो जितने लोग एम्प्लॉय हैं, ठेकेदार हैं, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब उनका पैसा मिलेगा, बढ़िया सा कमाई होगा, तो टू फॉर्चूनर लेकर के आएंगे। अब फॉर्चूनर लेकर के आए तो बगल वाले को भी देखकर लगेगा यार, पहले तो वो एक यूनिट वो खरीदा, जो दूसरा उसका पड़ोसी होगा वो भी चलेगा, वो भी कहेगा मार्केट में क्या करते हैं, हम भी ये गाड़ी खरीदेंगे। डिमांड ऐसे ही तो बढ़ता है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक्सपेंडिचर के साथ ही जोड़ लेना, देख कर लेना कि आप लोग जो डिस्प्ले करते हो, डिस्प्ले प्रोग्राम, ये जो आप लोग दिखाने वाला है ना, डिस्प्ले प्रोग्राम जो दिखाते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके गांव में सब लोग हैं, एक मुखिया जी होंगे, तो अपोजिट में भी मुखिया जी के खिलाफ कई लोग चुनाव लड़े होंगे। अगर मुखिया जी के बेटे की शादी है, अब बेटे की शादी में खूब एकदम जरूरत नहीं थी, 10 लाख में शादी हो जाती, तो उन्होंने 10 लाख की जगह कितना खर्च कर दिया, 20 लाख दिखावा में, है ना। अपना प्रदर्शन प्रभाव उन्होंने दिखाया। तो क्या इससे डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो तो दिखा करके अपने बेटे की शादी करके चले गए। अब जो मुखिया से जो कंपटीशन कर रहा था, वो क्या करेगा, कहेगा अब मैं अपने बेटे की शादी ऐसा करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरा गांव देखेगा। अच्छा, मुखिया साहब के पास कमाई का स्रोत है, तुम्हारे पास कमाई का स्रोत नहीं है। इस केस में क्या होगा कि अब उन्होंने तो प्रदर्शन करके चले गए। अभी जैसे एग्जाम्पल में, अभी मुखिया जिसे करने में, मतलब एक एग्जाम्पल भी रिसेंट में हुआ है आपके देश में, अंबानी जी के बेटे की शादी, प्री वेडिंग, वेडिंग, हमें तो लगा कहीं पोस्ट वेडिंग भी ना करा देंगे, है ना। अब इतना पैसा उन्होंने खर्च कर दिया, उन्होंने जो किया तो ठीक है, अब उनके चक्कर में कितने लोग उतने बैंकर शादी करेंगे। और जब भाई क्या होगा, दिखावा बढ़ेगा। जैसे कहता है ना, एक ने गाड़ी खरीदी तो दूसरे को लगा वो खरीद लिया, कैसे मैं बैठा हूँ, मैं भी गाड़ी खरीदूंगा। तीसरे का मन में आया कि मैं भी गाड़ी खरीदूंगा। एक ने डिस्प्ले किया, एक ने दिखाया, प्रदर्शन किया, और हम क्या किए, हम अपने मन में भी क्या लाए कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। इस तरीके से मार्केट में इससे भी तो डिमांड बढ़ती है। गाँव में किसी के पास बाइक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ले आया तो वो ले आया तो पापा हमको भी चाहिए, हम डिमांड बढ़ाए ना, तो डिस्प्ले से भी हमारा डिमांड बढ़ता है। सरकार अगर एक्सपेंडिचर करती है, सरकार खर्चा करती है, तो भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर सरकार ऋण लेना कम कर दे, तब पब्लिक डेब्ट कम कर दे, तब क्या होगा? अगर सरकार ऋण लेना कम कर दे, तब क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? जो जीडीपी पढ़े हैं, अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर इस बात को नहीं समझ पाएंगे। पब्लिक डेब्ट कब होता है, यानी कि सरकार को पैसा नहीं चाहिए। पब्लिक डेब्ट को अगर उसने क्या किया है, डिक्रीज किया है, यानी सरकार को पैसा नहीं चाहिए। तो जब सरकार, अच्छा सरकार पैसा किससे लेती है? जनता से। कहाँ पैसा लेती है? बैंक से पैसा लेती है। आपसे तो टैक्स लेती है ना, सुविधा के बदले में। सरकार आपसे पैसा थोड़े कर देगी, आप हमको पैसा दीजिए तो हम चलेंगे। सरकार कहता है हम आपको सुविधा दे रहे हैं, उसके बदले में आपको टैक्स दीजिए। तो सरकार आपसे पैसा नहीं मांगती है। अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनाकर किससे पैसा लेता था? बैंक से। सरकार ने कहा कि हमको पैसा ही नहीं चाहिए। तो अगर सरकार को पैसा नहीं चाहिए तो बैंक का पैसा किसके पास? बैंक का पैसा किसके पास? बैंक के पास। तो क्या बैंक उसको रखे रहेगा? बैंक कहेगा चलो अब इसको क्या करते हैं, लोन के रूप में बांटते हैं। यानी फिर ये भी कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को क्या करेगा, मार्केट में बढ़ा देगा। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो मैंने बताया जब भी मनी सप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। तो आपका चौथा हो गया कट टैक्स। अगर टैक्स को हमने कम कर दिया तो भी कंडीशन है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा, है ना, इसमें सिंबल लगा देना बढ़ाने का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी डिमांड हाई होगी और ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा महंगाई आएगा, है ना। डिस्प्ले पर परफॉर्म करेंगे हम, यानी हम दिखावा करेंगे, है ना। दिखावा से भी हमारी महंगाई बढ़ती है और आज शायद महंगाई का सबसे बड़ा जरिया भी यही बना हुआ है। अब दिखावा ज्यादा है। पहले एक के घर में टीवी होता तो सब जाके देख लेते थे, लगाते थे लाइए हम बैटरी चार्ज करवा के ले आते हैं क्योंकि देखना है उनके घर में टीवी। लेकिन आज हमारे अपने घर में होना चाहिए, है ना। पैसा भी है हमारे पास, हम कर रहे हैं,
नहीं है पैसा तो बैंक हमारे लिए पैसे का रास्ता खोल करके बैठा हुआ है, आइए EMI पर लेकर के जाइए। हम अपने दिखावा में ज़्यादा खर्चा करते हैं और बाद में कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं सरकार तो फैक्टर है, लेकिन हम भी उसमें बहुत बड़े फैक्टर बने हैं। जो हमें नीड नहीं है वो भी चीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि हमको दिखावा करना है। अगर हमारा 10,000 रुपये वाले फ़ोन से काम चल सकता है, फ़ोन क्यों आता है भाई? पढ़ने के लिए, फ़ोन बात करने के लिए, कुछ टाइम पास हमारा हो जाए। लेकिन ना, हमको क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। क्या कर आईफोन में कोई अलग फैसिलिटी है क्या? उससे अच्छा कैमरा क्वालिटी तो इसका है, वीडियो बन के देखो एकदम उतना बढ़िया कैमरा क्वालिटी आईफोन का नहीं है। लेकिन इसलिए आईफोन है कि पीछे कटा हुआ सेब हमारा दिखे। ये दिखावा के चक्कर में हमने क्या किया है? डिमांड को बढ़ा दिया है, और डिमांड जब बढ़ा है तो आईफोन भी कहता है मेरा वेरिएंट 1 लाख से नीचे लाऊंगा नहीं, जब कभी मार्केट डाउन होगा तब थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। तो यानी कि आपका हो गया पॉपुलेशन से भी होता है। अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो भी, अगर एम्प्लॉयमेंट आ जाए ज़्यादा, है ना, अभी सरकार अचानक सबको रोजगार बना दे, जो आप डिमांड करते हो सबको रोजगार चाहिए। अगर सबको रोजगार मिल गया तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी? अब तो लग रहा है कि सब कुछ खराब है, नहीं करना चाहिए, सरकार सही कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है ना, ठीक है। अगर रोजगार बढ़ा दिया गया, अगर सबके पास रोजगार हो गया तो सबके पास क्या होगा? पैसा, है ना। अच्छा, पैसा होगा तो क्या करेगा? डिमांड होगा, क्योंकि जब पैसा नहीं रहता तभी तो डिमांड नहीं होता है। थोड़ा सा कमाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डिमांड बदल जाता है। 10,000 कमाने लगे तो हमारे कपड़े और पोशाक बदल जाते हैं। 20,000 कमाने लगे तो हमारी गाड़ी बदल जाती है। 50,000 कमाने लगे तो घर बनना शुरू हो जाता है ना। तो ऑटोमेटिक, यानी रोजगार होने से भी अचानक कुछ भी, देखो ऐसा नहीं रोजगार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोजगार के विरोध हूँ, रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार का एक रेशियो बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अचानक रोजगार बढ़ा दिए तो मार्केट पे असर पड़ेगा, और ऑटोमेटिक जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक परचेजिंग पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? घट जाती है। जब सबके पास पैसा है तो फिर क्या करने खातिर? आखिर पैसे के लिए तो हम लोग आपस में मार्केट में कर रहे हैं कि हमने अपना मान लो फसल उगाया और मार्केट में बेचा, बदले में पैसा मिला, तो उस पैसे से हम दूसरी चीज है। लेकिन अगर सबके पास पैसा हो गया तो क्या मैटर रह जाएगा? पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हम वही बार्टर सिस्टम में आ जाएंगे, बिनवे सिस्टम। भाई गेहूं के बदले चावल दो, हम दोनों मिलकर के खिचड़ी बना लेंगे, है ना। तुम चोखा ले आओ, हम आटा ले आ रहे हैं, बैठ करके भरता रोटी बना लेंगे, यही तो करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। लेकिन हमने पैसे की वैल्यू बनाए रखनी है तो मार्केट में स्थिरता लाना जरूरी है। अगर अचानक एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ा दिया, उस केस में भी क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? अगर हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? हैरोल्ड डॉमर मॉडल में मैंने पढ़ाया था ना कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया तो हमने प्रॉफिट भी तो कमाया। अगर हम कहीं पैसा लगाते हैं और पैसा से हमने अगर प्रॉफिट कमाया तो पैसा हमारे पास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पैसा बढ़ेगा तो फिर सेवा और वस्तुओं का मूल्य रेट क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब तक हम गरीब हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यही फील होता है, जब तक हम फकीर हैं सबसे समीन हैं मार्केट के। लेकिन ऐसा नहीं है, फकीर मत बनना जीवन में, ठीक ना। यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया, अगर विदेश के पैसे हमारा, इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से, अगर हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट में तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। अगर विदेशों का पैसा बहुत ज्यादा इंडिया में आने लगे तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? मैंने पूछा कि विदेशों का पैसा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुआ है, अगर उसकी मात्रा को बहुत बढ़ा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ा दिया जाए तो क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? देखो, आम नागरिक तो ऐसे पेपर पढ़ता करता, सरकार कुछ कर नहीं रही है, विदेशी कंपनियां आ नहीं रही है, रोजगार आ नहीं रहा, सरकार क्यों नहीं इतना कर रही है? गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे आज बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, कोई इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे देता है कि पूरा मार्केट की स्थिति खराब हो जाए, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करा देता है कि पूरे मार्केट की स्थिति खराब हो जाए। क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान है ना कि पैसा छाप करके बांट देंगे, पैसा पैसा कर देंगे।
है ना। हम आएंगे तो इतना इन्वेस्टमेंट करा देंगे पूरे राज्य में कि पता चलेगा कि सबके पास पैसा हो जाए। वो भी आप क्या करोगे, स्थिति को खराब कर दोगे। हर चीज़ कहते हैं ना, कोई भी चीज़ें बहुत लिबरल फॉर्म में चलना चाहिए, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। अगर बदलाव बहुत तेज़ी से होगा तो भी मार्केट पे असर डालेगा, और मार्केट पे जब भी असर पड़ेगा तो हमारी जेब पे असर पड़ जाएगा, हमारे भोजन पे, हमारे सर्विस और गुड्स एंड सर्विस पे असर पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को हमको समझना है। तो इन्वेस्टमेंट, अब एग्जाम्पल तौर पे ग्रेटर नोएडा ले लो। ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इसका मतलब है कि विदेश की सारी कंपनियां कहाँ आ रही है, ग्रेटर नोएडा में। यानी पूरे इंडिया में जो जमीन का रेट था एक रेशियो में बढ़ रहा था, लेकिन क्या ग्रेटर नोएडा की जो महंगाई वही थी? क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े बिजनेसमैन मैदान में उतर गए। यानी ग्रेटर नोएडा के जो लोग थे उन्हें एक बात समझ में आ गया कि जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ है, उस जमीन को मैं 10-10 करोड़ में बेचूंगा। और देने के लिए कौन तैयार है? बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑटोमेटिक जमीन का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महंगाई हुई कि नहीं हुई ना। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे जो पैसे वाले हैं, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। क्या जमीन बढ़ा दोगे क्या? ग्रेटर नोएडा को फैला करके एकदम चौड़ा कर दोगे क्या 1 एकड़ की जमीन को? या नहीं, उधर से भैया तू खींच, इधर से भैया हम खींचे थे, रोड चौड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो ना। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। उसी रिसोर्सेज में काम करना है। लेकिन अब डिमांड करने वाले जो हैं वो पैसे वाले आ गए हैं। तो जब डिमांड करने वाले पैसे वाले आ गए हैं तो ऑटोमेटिक हमने क्या किया है, रेट को इंक्रीज कर दिया है। और यही रेट जो इंक्रीज होता है यही तो इन्फ्लेशन है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? कैसे बढ़ेगी बताओ? करप्शन ज़्यादा होगा, करप्शन ज़्यादा होगा, ब्लैक मनी ज़्यादा इकट्ठा होगा। करप्शन से तो ब्लैक मनी आया। करप्शन से कहाँ? महंगाई की बात करो। तो इन्वेस्टमेंट तो होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो महंगाई होगा। ब्लैक मनी हमारे लिए कैसे महंगाई को बढ़ाता है ये बताओ, समझो इस बात। एक आदमी है जो बड़ा ईमानदारी से कमाता है, और एक आदमी है जो टैक्स चोरी करके कमा रहा है। टैक्स नहीं देते हैं, जिस पैसे पे हम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते वही ब्लैक मनी है। अगर उस पैसे का हमने टैक्स पे कर दिया सरकार को तो व्हाइट मनी हमारा हो गया। अब समझो, एक जमीन है जो 50 लाख की बिक रही है, एक आदमी है जो बहुत मेहनत से कमाया और उसने बात करके गया, और एक आदमी है जो बेईमानी से पैसा कमाया जिसके पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी वाले के पास पैसा ज़्यादा होगा कि कम होगा? समझ लो दोनों की इनकम सेम थी, कमाई सोर्स एक था, लेकिन एक ने टैक्स पेयर है और एक नॉन टैक्स पेयर है जो टैक्स को छुपा ले रहा है, गलत तरीके से पैसा कमाया है। अब इस केस में एक जमीन के 2 कस्टमर, इट मीन्स डिमांड बढ़ गई। अब जो जमीन का मालिक है क्या वो 50 लाख में एक लोग को दे देगा? नहीं, अब उसका रेट बढ़ाने का शुरू करेगा, कहेगा 55 लाख। तो जो व्हाइट मनी वाला है कहेगा यार प्रीशियस जगह है, रोड पे ले लेता हूँ, तो वो क्या करेगा 55 लाख तक भी जाएगा। तो क्या अगर वो 55 लाख तक जाएगा तो जिसके पास ब्लैक मनी वो चुप बैठेगा क्या? वो भी उस रेट को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात है, दोनों के कंपटीशन में, क्योंकि ये भी अगर इसका व्हाइट मनी होता तो ये भी बढ़ता नहीं, लेकिन वो 55 गया तो कहा मैं 60 दे दूंगा, फिर वो 60 तक गया तो ये 65, यानी ये अपना रेशियो क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इसके पास पैसा है, क्योंकि इसके पास ब्लैक मनी है। इट मीन्स इसने कंपटीशन, अगर इसको ब्लैक मनी ना होता तो शायद उस तरह का कंपटीशन ना होता, बट ये कंपटीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्लैक मनी है। और जब 2 लोग का कंपटीशन होगा उसी को तो डिमांड कहते हैं, और ब्लैक मनी की वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक है। बहुत सारे रीजन, कुछ सीधे रीजन जाओ। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एक्सपोर्ट को अगर हमने बढ़ा दिया तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी? कैसे बढ़ेगी? घटेगी। कौन बताया घटेगी? बताओ क्यों घटेगी? एक्सपोर्ट अगर हमने बहुत ज्यादा किया, हमने सामान को ज्यादा मार्केट में बेचा, तो बताओ कैसे एक्सपोर्ट में डिमांड घट जाएगी? अरे गलत सही बताओ बेटा। देखो यहाँ पे कोई ऐसा जज करने वाला नहीं है, सब पहली बार पढ़ रहे हो। सामान कम हुआ ना, सप्लाई कम हुआ, डिमांड बढ़ेगी ना। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं समझना है,
हमको सप्लाई की बात नहीं करनी कि सप्लाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस बात को समझो कि अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो विदेशी पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा। Yes, sir. फिर मैंने कहा गेम सिर्फ मनी सप्लाई का ही है, सारा गेम पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ? अगर सप्लाई वाले में अगर आप पढ़ोगे तो सप्लाई वाले में कहोगे कि हमने सेवा और कर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो सेवा और कर को हमने ज़्यादा बेच दिया तो हमारे यहाँ डिमांडर ज़्यादा है, या डिमांडर को हम ज़्यादा ना कहें, कहें वो कांस्टेंट है, बट हमने उसका सामान, अगर एक सामान था और उसको लेने वाला एक आदमी था जो इंडियन था, फिर हमने विदेशी मार्केट में उस सामान को बेच दिया। तो अब क्या हुआ, डिमांड तो वही है, एक ही आदमी है, लेकिन अब हमारे पास सामान ही नहीं है, तो सप्लाई हमारा घट गया। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ना सप्लाई में भी काम आएगा, लेकिन अभी हमको पढ़ना है किस में, डिमांड में। ये डिमांड को कैसे बढ़ाता है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से हमारे पास क्या होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे। और जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिक पैसा जब ज़्यादा होगा तो हमारे अंदर चुल मचेगी गुड्स एंड सर्विस खरीदने की। अब गुड्स एंड सर्विस खरीदने की जब चुल मचेगी तो ऑटोमेटिक कंपटीशन क्रिएट होगा और उस सामान का, उस सेवा का या उस वस्तु का क्या होगा, रेट वो बढ़ा देगा। यानी डिमांड, ये बात है कि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डिमांड बढ़ेगा तो अब हमें ये समझना है कि डिमांड बढ़ रहा है क्या एक्सपोर्ट से? हाँ सर, डिमांड बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट करने से भी, निर्यात करने से भी हमारा क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ेगा। और ऐसे केसेस में जब डिमांड हमारा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। नोट कर लो बेटा, इन्वेस्टमेंट हो गया, कट टैक्स हो गया, डिस्प्ले हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ब्लैक मनी हो गया, मनी सप्लाई इंक्लूडेड कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसा होगा, डिमांड हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभी देखो पॉकेट में 100 रुपया रहे, अभी रास्ते पे चलते रहो, मोमो दिख जाए तो खा लेंगे। अब पॉकेट में 100 रुपया ना रहे तो मन मार के पैदल ही घर चले जाएंगे। पैसा रहे, पैर में थोड़ा सा थकान सा फील हुआ हल्का तो टेम्पो पकड़ लेंगे, कहीं टेम्पो पकड़ लेते हैं। अगर पैसा ना रहे तो कहेंगे चलो पैदल ही मार देते हैं। सारा गेम पैसे का है ना। यानी हम जो भी सुख सुविधा या वस्तु खरीदते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है पैसे का। अब मैं मार्केट में ज़्यादा पैसा मतलब दिक्कत, तो क्या कहोगे इसका मतलब मार्केट से पैसा ही उड़ा दें? तो ज़्यादा पैसा उड़ा दोगे तो मंदी का दौर आ जाएगा। जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मंदी का दौर आएगा, तो मंदी वाला भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन भी हो गया आपका, हाँ एक और कर लो, निर्यात में वृद्धि, डेफिसिएट फाइनेंस है ना। डेफिसिएट फाइनेंस समझो कि अगर मान लो घाटे का सौदा हो रहा है, इस केस में अगर सरकार क्या करे, समझना, बस समझने वाली बात है कि अगर डेफिसिएट हो रहा है फाइनेंस में, उस केस में क्या होगा, घाटे का सौदा हो रहा है तो सरकार उसको मेंटेन करने के चक्कर में पैसे छापेगी, और सरकार ने ज़्यादा पैसे छाप दिया तो दिक्कत क्या होगा, पैसे की वैल्यू घट जाएगी। और जब पैसा, अगर एक तो पहला पैसा हमारे पास बहुत आ जाएगा, अगर खूब पैसा छापने, जो हम लोग बात करते थे हाई स्कूल में, है ना, कि अगर हमने खूब पैसे छाप दिए और पैसे सबके पास हो गए तो सबकी डिमांड बढ़ जाएगी, अरे हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा तो उस बिजनेसमैन के पास इतने ज़्यादा पैसा होगा, क्यों देगा आपको सप्लाई? कोई नहीं देगा उसको, क्योंकि पैसे की कीमत खत्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, आप देखो 1974 में इंडिया में ही क्या हुआ था, जो हमारा जो महंगाई दर है वो 38% चला गया था, यानी पैसे की वैल्यू लगभग खत्म हो गई थी। तो उस केस में भी हमारे लिए दिक्कत आती है। अब देखते हैं कि सप्लाई कैसे कम होता है हमारा। एक तो हो गया कि डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। सप्लाई के किन फैक्टर से हमारा क्या होगा, सप्लाई कम होगा। अब सप्लाई को कम कराते हैं। सप्लाई कैसे कम हो सकता है बेटा, समझो। हमने बोला था अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हुई, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी हुई, अगर लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी हुआ तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और मार्केट में पैसा उतरने लगेगा, है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं सर, इसके अपोजिट करते हैं, हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ले आते हैं, अब इस केस में क्या होगा, तो कहोगे सर अब तो बढ़िया है ना, मार्केट में पैसा नहीं उतरेगा, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंकों के द्वारा वो क्या हो जाएगा, या आरबीआई के द्वारा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा कम आना शुरू हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, जो बिजनेसमैन है जब उनके पास पैसा ही नहीं आएगा तो सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको,
उनको सप्लाई के लिए तो पैसा चाहिए। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई कर दिया है कि वो लोन ही नहीं ले पा रहे हैं। जब लोन ही नहीं ले पाएंगे तो कंपनी बना ही नहीं पाएंगे, कंपनी बनेगी ही नहीं तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज किया तो ये मेरे सप्लाई को क्या करेगा, डाउन कर देगा। लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी अगर हमने अप्लाई किया तो क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा। तो ये दोनों हमारे कहीं ना कहीं, अब सरकार को सोचना है कि हमको टाइट करना है, कब हमको लिबरल करना है, कब हम उसको मेंटेन रखना है। अब इस सरकार के लिए बहुत बड़ा काम होता है, हमारे लिए सिर्फ बोलना आसान होता है। बहुत बढ़िया चाय पीते पीते बोलते रहते ना, सरकार ने बढ़ा दिया, सरकार ने घटा दिया। अगर आपके हाथ में दे तो पगला जाओगे, कब बढ़ाना है कब घटाना समझे में नहीं आएगा। क्या भाई भलाई करने गए थे, एक पिक्चर आया था, कौन सा, सलमान खान का था, जिसमें भगवान बना देते हैं। यस सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड था या पता नहीं कौन सा, गॉड टू सिगरेट हो या कुछ नहीं, ओ माय गॉड ही था, ओ माय गॉड नहीं था, नहीं, अब जो भी हो, ठीक है। उसमें कहते हैं ना कि मुझे भगवान बना दो, तो हमें भी लगता है ना अगर हमें भगवान बना दे तो हम सब कुछ बदल देंगे, है ना, जो जिसको चाहिए मिल जाए। अगर ऐसा कर दे कि जो सबको चाहिए अगर हम दे दें तो पता चले एक ही डिमांड दो लोग किए तो क्या करोगे, अब तो मार करा दोगे। तो है ना, सब कुछ इतना आसान नहीं होता जो चाय के नुक्कड़ पे बात करते करते हम लोग पीते हैं कि रेट बढ़ा दो, रेट घटा दो, लोगों को पैसे कर दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, विदेशी कंपनी आएगी तो, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसे नहीं काम करती है जैसा हम चाय के नुक्कड़ पे बात करते हुए। इसीलिए तो मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसी के लिए तो एजेंसीज बनाई गई है कि उस पर विचार करे, बात करे, उसके बाद उस पर डिस्कस करे। ठीक है, मान लो कहीं फ्लड आ गया हो तो क्या होगा बेटा, यानी कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया हो तो क्या होगा, इस केस में मनी सप्लाई इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा। कहीं ड्रॉट हो गया हो, कहीं सूखा पड़ गया हो तो, कहीं अर्थक्वेक आ गया हो तो, अर्थक्वेक आ गया हो तो ऐसे केस में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मनी सप्लाई? अरे सर, वो हेल्प देने के लिए उनको जो वहाँ पर मतलब उससे जूझ रहे हैं वो उनकी मदद के लिए मनी सप्लाई तो करेंगे ही। अरे यहाँ किसकी बात हो रही है, अच्छा, सेवा और वस्तु का। बाढ़ आ गया तो क्या ट्रक उड़ा के लेके जाएगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। यस सर, तो सप्लाई घट जाएगा। सूखा पड़ गया तो जब गेहूं का उत्पादन ही नहीं होगा तो ब्रेड कैसे बनाओगे। अर्थक्वेक आ गया, पूरा पहाड़ वहाड़ एकदम हिल गया है तो पूरा जो जहां है वहीं पे स्थिर हो गया ना, तो यानी कि गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रुक सी जाएगी ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन सब केस में क्या होगा, हमारा सप्लाई तो डाउन हो गया ना। यानी कि कभी बाढ़ का ऐसा आ जाए तो भी आपको महंगाई देखने को मिलता है। कभी कहते सूखा पड़ गया तो सूखा पड़ गया तो भी महंगाई उस साल बढ़ जाती है। अर्थक्वेक आ गया तो भी महंगाई बढ़ जाती है। कोई पैंडेमिक आ गया है ना, जैसा अभी कोरोना आया था तो सामान के रेट इंक्रीज हुए थे कि नहीं हुए थे, हुए थे। क्यों, क्योंकि ऐसे कंडीशन में डिमांड का तो मुझे नहीं पता, अगर डिमांड को हम कांस्टेंट कर दे कि डिमांड वही था जो डिमांड पहले था, लेकिन उस कंडीशन में सप्लाई ही रुक गया है, लोगों के पास सामान पहुंच ही नहीं रहा है, तब फिर क्या करोगे, ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वस्तुओं का, क्योंकि सप्लाई रुक गया है, डिमांडर उतने ही है, लेकिन डिमांडर है लेकिन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। अब 10 लोग डिमांड करके बैठे हैं कि 1 किलो नमक चाहिए हमको, और नमक का जो गाड़ी आया उस नमक की गाड़ी में सिर्फ 6 टू है, तो मार कर लोगे ना उसी के लिए, अरे हमको दे दो यार, हम 2 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, 4 रुपये हम एक्स्ट्रा दे देंगे, ऑटोमेटिक रेट इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई रुक चुका है। आगे बढ़े। मान लो कहीं स्ट्राइक आ गया, कहीं पे हड़ताल चल रहा हो, इस केस में क्या होगा, कहीं स्ट्राइक आ गया हो, लोगों ने हड़ताल कर दिया हो तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, फिर ये बढ़ेगा कौन है भाई। अगर कहीं हड़ताल हो गया हो तो कैसे स्ट्राइक, सप्लाई कैसे बढ़ेगा, घटेगा। तुम एकदम ट्रक में माल लोड कर चले जाओ और सामने पता चला दिल्ली में स्ट्राइक है, पूरा रास्ता जाम है, इस कंडीशन में क्या होगा, सामान पहुंच ही नहीं पाएगा, सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। जब सप्लाई तुमको मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन होगा स्ट्राइक के थ्रू। अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस को हमने क्या कर दिया है, पॉलिसी को सही से मेंटेन नहीं किया तो क्या सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर दिया,
है ना, या बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, दोनों कंडीशन को समझना। हमने अपने देश के सारे सामान को उठा करके हमने विदेशों में बेच दिया, हमारा पैसा तो हमारा बढ़ गया, पैसा बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा, सप्लाई आप दे पाओगे? क्योंकि आपने सप्लाई, कोरोना टाइम में देख लो, हमने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बनाया, और वैक्सीन हम सब लोगों को दे रहे थे, यानी सप्लाई हमारा कैसा था, सही चल रहा था। फिर भारत सरकार ने आदेश क्या किया कि हम इस दवाओं को क्या करेंगे, विदेशों में भी भेजेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक दिन में इतने लोग को ही इंजेक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें कुछ जो सप्लाई था वो विदेशों में भी हमको भेजना पड़ रहा है। तो हमारे पास पर्याप्त दवा होने के बाद भी एक दिन में उतना इंजेक्शन नहीं लग रहा था जितना लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक लिमिट बांध दिया कि हम रोज लगाएंगे, है ना, फर्स्ट डोज इस दिन लगाएंगे, सेकेंड डोज, उसमें भी इतने साल से इतने वाले बच्चों को अब लगाएंगे, क्योंकि हमें माल को बाहर भी भेजना था। तो इस केस में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस तो लिमिटेड है हमारी, या तो बहुत एक्सट्रीम बढ़ा दो उसको। तो गुड्स एंड सर्विस जब आपने क्या किया, बाहर भिजवा दिया, तो ऑटोमेटिक आपके देश में सप्लाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आपके, अगर मैं कहता हूं कि डिमांड को कांस्टेंट भी कर दोगे, उस केस में भी आपका क्या होगा, सप्लाई को रोक दिया जाएगा। आगे इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो बेटा, हाँ, ब्लैक मार्केटिंग, जैसे उसमें ब्लैक मनी था तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग तो लगभग लोगों को पता होगा, है ना, काला बाजारी। हमने जब सामान का रेट नॉर्मल था तो हमने क्या कर दिया, सप्लाई के लिए जा रहा था, हमने पूरा माल को क्या कर दिया, एक गोदाम में जाके भरवा दिया। अब पता चला डिमांडर के पास जब ज्यादा डिमांडर की डिमांड जो है वो 1 कुंटल है, और 1 कुंटल नहीं पहुंचा, 50 किलो ही पहुंचा, तो क्या होगा, डिमांडर की संख्या, भले डिमांडर उतने ही हैं जो डिमांड करने वाले हैं, लेकिन सप्लाई न पहुंचने की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक मार्केट में उसका रेट बढ़ जाएगा। और हमारे देश में ये काला बाजारी बड़ा चलता है, स्टॉक कर करके सामान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे मार्केट में क्या होता है, सप्लाई नहीं मिल पाता, और कहते हैं माल इतना ही है। कोल्ड ड्रिंक के सीजन में देख लो, है ना, कोल्ड ड्रिंक के सीजन में जितने एजेंसी वाले हैं ला करके स्टॉक क्या कर देते हैं, रख देते हैं, उनके पास माल रहता भी है तब भी नहीं देते हैं। अब तुमको तो पीना है तो 5 रुपया बढ़ा करके भी देते हैं, ठंडा करवाई चार्ज भी कहता है फ्रिज वाला कि 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, तो आप कहते भैया लाइए, रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और देखो तुम्हारे लिए 5 रुपया फर्क पड़े या ना पड़े, गवर्नमेंट में 1 रुपया भी बढ़ रहा है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट सेक्टर पे पड़ता है, कि तुम्हारे जैसे अरबों है ना, 125 करोड़ बोलते हैं ना, 125 करोड़ की आबादी हमारी है। अगर 1-1 रुपए का भी रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो बहुत रेट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो ब्लैक मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं सप्लाई को क्या करता है, डाउन करता है। अच्छा, मानसून एक बड़ा फैक्टर तुम छोड़ ही रहे थे, है ना, मानसून। अच्छा, मानसून ऊपर नीचे हो जाए तब, मानसून ऊपर नीचे हो जाए तो भी तो हमारे सप्लाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि मानसून सही समय पे नहीं हुआ, प्रोडक्शन सही समय से हो नहीं पाएगा, है ना, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी सप्लाई रुकेगा। मानसून में बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भी भाई रास्ते भी तो अवरोध होंगे ना, हाँ, तो उससे भी हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं सप्लाई हमारा रुकेगा। तो ये सब जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, सप्लाई को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी कि जब भी मार्केट में सप्लाई रुकेगा या मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक हमारा क्रिएट हो गया बेटा। अब हम पढ़ते हैं हम लोग, एक लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। बताओ, हाँ, मेजरमेंट भी बचा हुआ है, ये तो है टॉपिक, मेजरमेंट भी है, कंट्रोल, तो कंट्रोल तो 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, नहीं लिखते, देखो एक फैक्टर नहीं, लगभग बहुत सारे फैक्टर है ना, लगभग हमारे देश में जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमारे लिए वो हमने समझ ली। और एक मैंने बताया क्रूड ऑयल, जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं बाहर से, है ना, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हम पे डिपेंड नहीं करता है हमारे डिमांड और सप्लाई पे, वो डिपेंड करता है उनके इंटरनेशनल मार्केट में। उस मार्केट से भी कहीं ना कहीं हमारा महंगाई बढ़ता है, अगर उन्होंने बढ़ा दिया है तो महंगाई बढ़ेगी। अब देखो, अच्छा, महंगाई तो पड़ रहा है, साथ में मंदी को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
2 मिनट देना, मंदी को समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे उस पर डिप्रेशन की परेशानी। शांत हो जाओ, चलो। मार्केट में 2 चीजें होती हैं बेटा, वो लिटिल मास्टर मार्केट में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा पैसा, है ना, मनी, और एक होता है हमारा जीडीपी। जीडीपी क्यों कह रहे हैं सर? जीडीपी इसलिए कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, 2 ही चीज होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? फैलना, है ना। अगर कुछ भी फैलेगा, जो भी फैलेगा, जिसको भी फैलाना हो, इस दोनों से फैलाना, तो फर्क तो पड़ेगा मार्केट में। अगर हमने पैसे को फैलाना शुरू कर दिया, यानी सबके पास पैसा बढ़ने लगा, यानी मार्केट में पैसा अगर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस केस में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस तो लिमिटेड है ना, आखिर साल भर में जो हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है, यानी जीडीपी का मतलब ही तुम्हारा, यहाँ पे मैं जीडीपी का इंडिकेशन ही हमारा गुड्स एंड सर्विस से। अब इस केस में क्या होगा? पैसा बढ़ा, अब गुड्स एंड सर्विस हमारा स्थिर है ना। उस केस में क्या हुआ बेटा? आपका डिमांड हाई होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये किसको दर्शाता है? इन्फ्लेशन को। अगर पैसा बढ़ा है और गुड्स एंड सर्विस वहीं पे फिक्स है, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, और गुड्स एंड सर्विस लिमिटेड है, ऑटोमेटिक इसका रेट बढ़ेगा, और ये डिमांड क्या करेगा? इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। आगे बढ़े। सरकार चलाना आसान नहीं है। डिमांड बढ़े तो प्रॉब्लम, डिमांड घटे तो प्रॉब्लम, पैसा आए तो प्रॉब्लम, पैसा घटे तो प्रॉब्लम, मंदी आए तो प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन हो तो प्रॉब्लम, यानी सबको मैनेज करके चलना है। अगर क्रिकेट पिच में मैच चल रहा हो और बाहर जा रहे हैं, इसको बुक करना चाहिए था। जो क्रिकेट खेल रहा है उससे जाके पूछो, 171 की गेंद पास करती होगी तो उसका क्या होता होगा। यहाँ तो हम टीवी पे देख रहे हैं ना, अरे यार बाउंस आया था, क्लिक करना चाहिए, उससे थोड़े पता था कि बाउंस आने वाला है। लेकिन ऐसा केस हो बेटा, ये हमारा मनी, अपना सपना मनी, और ये हमारा जीरो। अगर मार्केट में ऐसा हो कि पैसा क्या हो? धीरे धीरे कम होने लगे, है ना, पैसा हमारा कम होने लगे। मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस को अभी भी वही रख रहा हूँ, कांस्टेंट ही रख रहा हूँ। अगर पैसा मार्केट में कम हो जाए, अगर आपके पॉकेट में पैसा ही ना बचे, तो इस गुड्स एंड सर्विस का कोई मूल्य है क्या? यानी कि ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी कि मंदी का समय, जिसमें पैसा ही ना हो आपके पास मार्केट में। यानी कि अगर पैसा मार्केट में हो तो इन्फ्लेशन, और मार्केट में पैसा हो ही ना तो गुड्स एंड सर्विस आप खरीदोगे कैसे जब आपके पास पैसा ही नहीं है? तो दुकानदार भले दुकान खोल करके बैठा है, लेकिन कस्टमर के पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे ही दौर को क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस फिक्स है, जितना बना था वो चल रहा था, लेकिन हमारा जो पैसा था वो पैसा धीरे धीरे सिकुड़ के कम हो गया। अब वो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। किसी पैंडेमिक में क्या होगा कि नौकरी आपकी चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेगा, तो मंदी का दौर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नौकरी आ जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। करे तो करे क्या? विचार करना। अब यही सब IAS के इंटरव्यू में पूछ देते हैं, बताइए करे तो क्या करें? आपके लिए तो बहुत आसान है बोलना, अब वहाँ जब पूछते थे इंटरव्यू परेशान हो गया। तो यानी कि पैसा अगर लेस हो रहा है और जीडीपी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में डिफ्लेशन होता है। और सरकार, और एक समय ऐसा आया था, एक टर्म्स यूज कर दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, बाद में बताने की जरूरत नहीं हुआ, स्टैग्फ्लेशन आया था। कितने लोगों ने ये नाम सुना है भाई? स्टैग्फ्लेशन, ये टर्म्स यूज हुआ था, अब यूज नहीं हो रहा है, और ऐसा कभी कभी होता है। स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन सुने हो? देश स्थिर हो जाए, एकदम आपका रुक सा जाए, है ना। देखो ये 2 शब्दों से बना है, स्टैग्नेशन से लिया गया था
समझा देता हूं। स्टैग्नेशन से लिया गया क्या, स्टैग ले लिया गया, इन्फ्लेशन कहां से ले गया, इन्फ्लेशन से लिया गया और यहीं से जोड़कर बनाया गया स्टैग्फ्लेशन। देखो वो समय जब मार्केट में मंदी का भी दौर हो और उसी समय महंगाई भी, कोई ऐसा मार्केट हो सकता है क्या? या तो मार्केट में मंदी होगा या तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, दो ही चीज हो सकता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति मार्केट का आ जाए जब मंदी का भी दौर हो और महंगाई का दौर भी हो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टैग्फ्लेशन। और ये समय हमारे देश में आया, कब आया है जिक्र कर देता हूं। कोरोना आया था ना, कोरोना के बाद आते हैं थोड़ा सा। कोरोना के समय तो दिक्कत नहीं उतना हुई, लेकिन कोरोना में जब साल भर हमारी फैक्ट्री, कंपनी, सर्विसेज सारी जब बंद हो गई है ना, तो वो समझो एक तरफ बंद बैठा हुआ है और नौकरियां भी लगभग लोगों की चली गई। नौकरी जो थी लोगों की वो गांव पर आकर के बैठ गए। अगर किसी को कंपनी दे भी रही है पैसा तो 25% दे रही है कि अपना जीवन यापन किसी से तरीके से चला लो। तो इसमें दो कंडीशन क्रिएट हुआ। एक कंडीशन क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर हम पर्सन की बात करें तो लोगों के पास मनी क्या है, कम हो गया। और जब मैं बोला हूं कि मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा, मंदी का दौर आया। मंदी का दौर आया कि नहीं आया? साथ में अच्छा एक चीज याद रखना कि सामान हमारे पास है। अच्छा पर्सन के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड करेगा क्या? डिमांड तो नहीं करेगा। आराम से घर में बैठा हुआ है, साग सब्जी बना रहा है, खा रहा है। डिमांड किसी तरीके का हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर डिमांड कम हो तो प्राइस बढ़ती या घटती है? प्राइस घटेगी, है ना। अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस हमारी घट जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस यहाँ क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्राइस, हम कोरोना टाइम में क्या प्राइस घटा था? नहीं घटा था। यानी मार्केट में दोनों स्थिति पैदा होने वाली है। यानी नियमतः एक स्थिति पैदा होनी चाहिए थी मंदी का। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ भाई, सप्लाई भी तो नहीं हो रहा था। जब फैक्ट्री बंद है तो सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई भी तो रुक गया। बिजनेसमैन सप्लाई दे पा रहे हैं क्या? सप्लाई भी गिरा हुआ है। और सप्लाई जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन, प्राइस हमारा क्या होता है। तो एक ही समय में हमको मंदी भी देखने को मिल रहा है और एक ही समय में हमको इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में सरकार करे तो करे क्या? अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है तो मंदी ज्यादा हो जाएगा और मंदी को कंट्रोल करे तो महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे कंडीशन में सरकार को एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि पहले किस स्थिति को संभाले। और ऐसे कंडीशन में सभी देश पहले क्या करता है, मंदी के दौर से हटना चाहेगा। यानी कि वो क्या करेगा, मार्केट में पैसे को अब उतारेगा, ताकि लोगों के पास पैसा है नहीं, अब लोगों के पास क्या होगा, पैसा होगा। तो सरकार क्या करती है, सबके खाते में 500-500 रुपया भेजेंगे। स्कीम सुना ना, यानी अब आपके लिए 500 रुपया है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे देशवासियों को बांटना है। सरकार ने पैसा मार्केट में उतारा, सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, है ना। यानी सरकार मार्केट में पैसा उतार रहा है कि आपके पास पैसे हो, है ना। डिजिटल मार्केटिंग उस समय आपके बहुत बढ़िया काम आया, क्योंकि आपके पास पैसे जो है वो आपका बैंक आपके अकाउंट में आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि सरकार ने जब मार्केट में पैसा उतारा, इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, हाई। अगर सरकार पैसा ना उतारता तो मंदी का दौर चलता रहता। ऐसे कंडीशन में कोई भी देश पहले अपने मंदी को संभालना चाहता है कि पहले मंदी से निकल लो, मंदी से निकलेंगे, बाद में इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे। इस कंडीशन में सरकार ने क्या किया है, मनी सप्लाई को क्या किया, बढ़ा दिया। और मनी सप्लाई जैसे बढ़ाएंगे, ये इन्फ्लेशन जो हाई हो रहा था वो हाई हाई और हाई। लेकिन सरकार को पता है एक बार मंदी के दौर से निकल तो जाने दो, ये पैंडेमिक एक बार खत्म तो हो जाने दो, उसके बाद हम मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करके क्या करेंगे, ये जो महंगाई आया है उस महंगाई को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और ऐसी महंगाई आप तो एक इस समय देखे हो, एक महंगाई आया था 1974 में, लेकिन वही 1978 तक आते आते भारत में जो महंगाई का दौर था वो कहाँ चला गया था, -11%, यानी कि मंदी के दौर में हम चले आए थे। तो सरकार महंगाई कंट्रोल कर लेगी जब वो चाहेगा, है ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में कोई भी देश क्या करना चाहेगा, पहले मंदी के पहले लोगों को पैसा तो दो, लोग जिंदा रहेंगे तब तो, बाकी बिजनेसमैन से बाद में सप्लाई करा लेंगे, गुड्स एंड सर्विस बढ़ा दिया जाएगा, सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, डिमांड कम कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले हमको कंट्रोल क्या करना है, ऐसे जब दो कंडीशन एक ही मार्केट में उतर आए, मंदी और इन्फ्लेशन, उसमें 99% चांस है कि गवर्नमेंट पहले मंदी को खत्म करना चाहता है।
तो ये एक ले लो, स्टैगफ्लेशन लिख लो बेटा। लिख लिए, ये एक टर्म्स है, ये टर्म्स को कभी यूज नहीं करेंगे, वो टर्म्स ये एक बार यूज हुआ है हमारा 2021 में पेपर में बहुत ज़्यादा ये निकला था, तो मैंने कहा समझा। बहुत कम ऐसे मार्केट होते हैं जो में दोनों दौर एक साथ आ जाए, या तो मंदी आता है या तो महंगा आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेजेस हमारे पास थे, डिमांड भी नहीं था और रेट भी हाई हो रहा था। तो रेट क्यों हाई हो रहा था? कोई सप्लाई नहीं, भले हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड इसलिए नहीं क्योंकि पैसा नहीं है, और दूसरा सप्लाई इसलिए नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी, सारी फैक्ट्री बंद है, तो दोनों हमारी स्थिति एक साथ आ गई। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। चलो हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो नियंत्रण के आधार पे, यानी सरकार का नियंत्रण के आधार पे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। दूसरा देखेंगे हम ये जो आपका रेट होता है ना, इन्फ्लेशन रेट के आधार पे कितने भागों में से बांटा गया है। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इनके घटक के रूप में, यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके आधार पे इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि ये कार्य खत्म हो गया तो फिर हम लोगों को मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, यानी अगर मंडे को या ट्यूसडे को हमें मौका मिला तो बाकी जो इसमें 2 पॉइंट्स हैं वो खत्म कर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। पहला हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, लिख लेना सरकार के द्वारा नियंत्रण के आधार पे, है ना, इसको लिख लेना नियंत्रण के आधार पे। नियंत्रण के आधार पे 2 इन्फ्लेशन होता है बेटा। एक इन्फ्लेशन होता है कंट्रोल इन्फ्लेशन और एक होता है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। नियंत्रित मुद्रास्फीति और इसको बोलते हैं अनियंत्रित इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, अभी समझेंगे, और इसका एग्जाम्पल है हमारा जैसे अमेरिका समझते हैं। ये 2 तरह के हैं, एक है कंट्रोल इन्फ्लेशन और एक है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। देखो कंट्रोल इन्फ्लेशन एक चीज समझना, कंट्री बहुत सारे हैं हमारे पास, हमारे इकोनॉमी 3 तरीके से होते हैं। मैंने कहा था 2 लेवल पे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को, एक लेवल होगा इंडिविजुअल लेवल और एक होगा हमारा ग्रुप लेवल। लेकिन उसमें होगा कि इकोनॉमी कितने तरीके की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 तरह के इकोनॉमी होते हैं। एक होता है, और बोल दूंगा समझ लोगे ना, लिखना जरूरी है, समझना बहुत क्लियरली बेटा, हम लोग बहुत क्लियरली सुनो, उसको लिखूंगा नहीं। देखो 3 तरह की इकोनॉमी पाई जाती है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी। उसमें क्या होता है कि जो पूरे जिस देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, यानी उस देश के रिसोर्सेज पे जो पूरा कंट्रोल होता है, किसका होता है? पूंजीवादी होगा। अब पूंजीवादी कौन? यानी कि निजी क्षेत्र का, प्राइवेट। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो वहां के रिसोर्सेज का यूज आप कर सकते हैं। यानी अमेरिका पे जो भी रिसोर्सेस है, यानी कि वहाँ का लैंड, वहाँ का लेबर, वहाँ का कैपिटल, वहाँ का एंटरप्रेन्योर, उस पे जो कंट्रोल है वो किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। जिसको जो मर्जी करना है करे, जिसको जो मर्जी रेट रखना है रखे, जिसको जो मर्जी सामान बनाना है बनाए। सरकार का किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा, बस सरकार क्या करेगा? उस पे टैक्स लेगा। यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो एम होता है या पर्पज होता है वो गवर्नमेंट का क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरी जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी में क्या है? ऐसा देश
जहां पे रिसोर्सेज पे फुल्ली कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट का हो, जैसे कि चाइना में जितने भी रिसोर्सेज है उस पे किसी भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल नहीं होता है, पूर्णतः कंट्रोल किसका होता है, सरकार का। यानी जो भी रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर कंट्रोल किसका है, चाइना का। उसका जो एम होता है या उसका पर्पस होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, यानी लोगों को सुविधा प्रोवाइड करना। तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी, जैसे कि हमारा भारत में क्या है, रिसोर्सेज पे, कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल पूर्णतः भारत का है और कुछ रिसोर्सेज का यूज हम लोग कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल हमारा निजी क्षेत्रों का भी है। तो ऐसे जगहों को क्या, ऐसे जहां पे इकोनॉमी होती है, जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और हमारा लिबरल इकोनॉमी भी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, लिबरल और सोशलिस्ट इकोनॉमी बोथ आर सेम। दोनों जब इकोनॉमी किसी एक देश में होता है तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कुछ क्षेत्रों पे, कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल पूर्णतः भारत सरकार का रहेगा और निजी क्षेत्र वालों का भी अधिकार रहेगा किसी रिसोर्सेज पे। अब देखो ऐसे कंडीशन में अब अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, तो अमेरिका में जब महंगाई हो रही है, अच्छा भारत में महंगाई होगा तो भारत सरकार क्या करेगा, महंगाई को रोकने का कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उठाएगा ना, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी जिस देश में महंगाई पे सरकार अपना कंट्रोल बनाना चाहती है, ऐसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि भारत में जो महंगाई है वो क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन है। क्यों, क्योंकि भारत में जब महंगाई बढ़ता है तो भारत सरकार महंगाई को कम करने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करके क्या करता है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो भारत में जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को हम अकॉर्डिंग टू कंट्रोल के हिसाब से किस में रखेंगे, कंट्रोल इन्फ्लेशन में रखेंगे। लेकिन अमेरिका में अगर टमाटर का रेट महंगा हो जाए तो सरकार क्या करेगी, भारत में महंगा हो जाता है टमाटर तो सरकार अपने गोदाम से निकलवा के भिजवाती है, जिससे क्या हो कि मार्केट में जो रेट है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। गेहूं का रेट बढ़ जाए तो सरकारी गोदाम से माल भिजवाना शुरू कर देती है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि नहीं करती है। फ्लड आ जाए, बहुत ज्यादा हो गया तो गेहूं की खपत नहीं हो पा रही है, भाई लोगों के पास गेहूं नहीं पहुंच रहा, सरकार अपने खजाने से भेजना शुरू कर देती है। इनफैक्ट गरीबों के लिए 2-2, 3-3 रुपए में बेचना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिका में कहते हैं छोड़ो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टमाटर का रेट बढ़ा है बढ़ने दो, 1-2 महीना बढ़ेगा। अब लोगों को लगेगा कि टमाटर का रेट महंगा है तो क्या करेंगे, टमाटर उत्पादक जो होंगे वो क्या करेंगे, खूब टमाटर उत्पाद करने लगेंगे। और जैसे ही उत्पाद बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ी हुई है, दोनों मिलकर के मार्केट को क्या कर लेंगे, भाई महंगाई तो इसलिए बढ़ी थी ना कि टमाटर चाहिए और टमाटर नहीं है, डिमांड चाहिए सप्लाई नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में सरकार कुछ ना कुछ करती है। लेकिन अमेरिका कहता है चुप बैठे तो, मार्केट निजीकरण वालों के हाथ में है ना। जब उन्हें लगेगा, मैंने बताया था कि जब रेट घटता है तो बिजनेसमैन इंटरेस्ट पे नहीं करता है। जब उन्हें लगेगा कि टमाटर खूब बढ़िया भाव में बिक रहा है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक टमाटर का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। और जैसे टमाटर का प्रोडक्शन होगा यानी कि सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, तो जैसे डिमांड वैसी सप्लाई, ऑटोमेटिक मार्केट क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कंट्रोल एंड अनकंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट के आधार पे कौन कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट है ना, इन्फ्लेशन रेट के आधार पे बेस्ड ऑन लिख लेना या अकॉर्डिंग टू लिख लेना, बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी इसको बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती, देख लेना भाई सही लिख रहा हूं कि नहीं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा है बेटा आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ जाओ, यहां रेंग रहा है, यहां टहल रहा है ना, अभी दौड़ेगा, है ना, समझ जाओगे। ठीक है, ये हुआ है आपका वॉकिंग, क्या बोलते हैं, चलना, चलती हुई मुद्रास्फीति। हाँ, हिंदी तो जरूरी है ना, चलती हुई मुद्रास्फीति।
रेंग लिया, चल लिया, अब क्या होगा? रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई, है ना, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और लास्ट हो जाएगा आपका बेटा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर, जब आप हाइपर होते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है, बहुत तेजी में भी एकदम हाई हो जाएगा। इसी तरीके इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया है ना, उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर, हाइपर मुद्रा, अब समझ लें बाकी सब चीज़ें चालू हो। फिर एक टॉपिक और इसमें रह जाएगा, और कर लो तो समझा दें। हो गया? देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जहाँ पे जो महंगाई है ना वो बड़ी रिंग रिंग करके बढ़ती है, बहुत पता ही नहीं चलता लोगों की महंगाई बढ़ रही है। यानी आज महंगाई 6% है, तो हो सकता है बहुत महंगाई बढ़ेगी तो 6.0.1% पता चलेगा आपको महंगाई। अगर मैं कह दूँ कि 100 रुपये का सामान 100 रुपया 10 पैसे का हो गया, आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। यानी जब महंगाई इस रेशियो में बढ़े, यानी कि 0 से लेकर के 2% के रेशियो में, है ना, महंगाई दर जो हो क्या हो, 0 से लेकर के 2% तक महंगाई हो, उस कंडीशन में जो महंगाई होता है उस महंगाई को क्या कहते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी महंगाई की दर इतना कम होता है, इतना कम होता है उसकी बढ़ोतरी का कि आपको फील ही नहीं हुआ कि मार्केट में महंगाई आया है। और ऐसा किन देशों में होता है? ऐसा होता है डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में पता ही नहीं चलता कि महंगाई किस रेशियो में बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसे केसेस हो जाएंगे, कोई पैंडेमिक हो जाएगा तो उसकी बात अलग करते हैं, इमरजेंसी की बात नहीं करते। लेकिन नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री ऐसा ही है जहां पे महंगाई का फर्क उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? महंगाई बहुत रेंगते हुए बढ़ रहा है, उसका जो ग्राफ भी बनता है बहुत ऐसे, मान लो ये है तो ग्राफ ऐसे कहीं बढ़ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन बेटा होता है 2 से लेकर के, जहां पे जिस कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो 2 से लेकर के 6% तक, है ना, 2 से लेकर के 6% तक अगर इन्फ्लेशन रेट है तो वहां कहते हैं कि वहां का जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? वॉकिंग इन्फ्लेशन है। और ये इन्फ्लेशन कहां पाया जाता है? भारत जैसे देशों। अब इसका रेशियो थोड़ा बदल भी दिए हैं लोग, 2 to 10 कर दिए हैं, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है ना। लेकिन बेहतर जो इन्फ्लेशन होता है वो 2 से लेकर के 6 के बीच में ही होता है, हमें एडजस्ट करना चाहिए। अब तक की जो हमारी गवर्नमेंट होती थी वही कहती थी कि कभी महंगाई 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इन्फ्लेशन कभी 2% से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मंदी का दौर आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा सा कन्वर्ट करके 2 to 10 कर दिया, क्योंकि इस गवर्नमेंट में बढ़ी हुई है ना, 6-7 तक हम पहुँच गए थे, 8 तक पहुँचे हैं, तो अब नॉर्मल सा बिहेव करते हैं। तो ये मान लिएगा कि अगर इन्फ्लेशन रेट किसी कंट्री का 2 से लेकर 10 के बीच में है तो हम क्या मानेंगे? उस देश की जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? वॉकिंग इन्फ्लेशन है, यानी कि चलती हुई इन्फ्लेशन, वो चल रही है, भाग नहीं रही है, यानी कि भारत सरकार। तीसरा हुआ रनिंग इन्फ्लेशन, जहां पे इन्फ्लेशन रेट 10 से अधिक हो और 80 के बीच में, 10 to 80% इन्फ्लेशन रेट हो, यानी जिस देश की आर्थिक स्थिति क्या हो, एकदम लचर होने की कंडीशन पे आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स। जैसे कि अभी देख लो पाकिस्तान, श्रीलंका, इधर अभी तुम आ जाओ महंगाई के लिए आ जाओ बांग्लादेश, है ना, हमारे देश के आसपास अभी थोड़ा सा विदेशी कंपनियों विदेश में भी हुआ है ना। ब्रिटेन की महंगाई बहुत हाई हुई थी इस समय, फ्रांस की महंगाई बहुत हाई हुई थी, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से ज़्यादा हो गया है ना। 10 से ज़्यादा जैसे इन्फ्लेशन रेट होगा, 10 to 80 के बीच में जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा वहाँ के इन्फ्लेशन क्या बोलेंगे? रनिंग, यानी कि यहाँ की महंगाई क्या हो रही है? ना रेंग रही है ना चल रही है, दौड़ रही है। अरे भाई महंगाई तो बड़ा तेज भागा था, लैंग्वेज होता है ना, महंगाई समझे ना होता, कलिया गले तेल 80 रुपये रहा, आज 160 रुपये बिका था, यानी महंगाई अपने तेजी से भाग रहा है। वही जो आप बोलते हो महंगाई बड़ा तेज भागा था, वही है आपका रनिंग इन्फ्लेशन। लेकिन ऐसा भारत में अभी रनिंग इन्फ्लेशन नहीं आया है, ठीक है ना, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन,
यानी जिस देश का जो इन्फ्लेशन महंगाई रेट है वो 80% से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब आप क्या करोगे, यानी कि कहा जाएगा उस देश की अर्थव्यवस्था खत्म है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था है ही, यानी उस देश में कैसा इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब वहां पे अगर एक पैकेट दूध भी लेना तो 1 लाख रुपया मिलेंगे। मजाक नहीं है, सब हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने करेंसी दबा के छापना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे की कीमत ही नहीं रह गई, बोरा में पैसा ले जाकर के एक पैकेट दूध खरीदते थे, महंगाई दर 1 लाख % से पार चला गया। ऐसे समय आए, है ना, तो वो ऐसे जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब इस पे अब सरकार का कोई भी कंट्रोल रह ही नहीं गया। ऐसा कहाँ आता है हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन अक्सर वहां आता है जहां पे गवर्नमेंट क्या हो गई हो, खत्म हो गई हो, गवर्नमेंट क्या हो गई हो, भाग गई हो, जहां पे मिलिट्री शासन लागू हो गया। तो मिलिट्री क्या चलाएगा इन्फ्लेशन को? जहाँ पे सरकार है ही नहीं तो पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, जब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो इन्फ्लेशन रेट एकदम कितना हो जाएगा, पूरा हाई हो जाएगा। और अभी आसपास के क्षेत्रों में आपको मनचाहे रंग से, है ना, मनचाहे ढंग से रेट बढ़ रहा है, तो हाइपर इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट असीमित है। जैसे कि नेपाल, अभी नेपाल हाइपर में नहीं है, जैसे 2-4 दिन में देखो, एक याद रखना, कभी भी इन्फ्लेशन कम से कम मंथली पे उसको जब हम डिडक्ट करते हैं, अभी उसी में पढ़ना है कैसे, हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, तो कम से कम 1 महीने का टाइम है। सरकार के ये वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन उस तरीके से नहीं आया है, अभी इसमें चल रहा है, रनिंग में है वो, लेकिन हाइपर में नहीं आया। हाइपर में जब आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे भारत सरकार का मदद पहुँचना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे सरकार मदद करना शुरू हो जाए। नहीं, हमारा देश है ऐसा भाई, अपने पड़ोसियों का बड़ा ध्यान देते हैं। जब आप पढ़ोगे पॉलिटी तो उसमें आपको मिलेगा नॉमिनियन फर्स्ट, है ना, पड़ोसी प्रथम, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, पश्चिम पूर्व की तरफ देखो, तो सब पढ़ोगे ना, हम मदद करेंगे क्योंकि जरूरत है हमारी ना भाई, हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे छोड़ देंगे पड़ोसी को तो पता चलेगा, है ना, पड़ोसी के साथ बनाए रखो, घर में झगड़ा मत करो। तो ये हो गया आपके 4 तरह के क्रीपिंग इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्री में, जहाँ पे इन्फ्लेशन महंगाई ऐसे चल रही है जैसे पता ही ना चले, लोगों को फील ही ना हो कि महंगाई बढ़ी हो। वॉकिंग इन्फ्लेशन जो भारत में, जहाँ आपको चलते हुए महंगाई दिखेगा कि महंगाई चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज 80 रुपया था तो कल 85 रुपया होगा, कुछ इस तरह का फीलिंग आपको आएगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 2 to 6% होता है, ठीक है ना, अब हो गया 2 to 10। ऐसा देश, ऐसी कंट्री जहां का इन्फ्लेशन रेट क्या हो, 10 to 80% हो, उसको बोलेंगे वहां पे रनिंग इन्फ्लेशन है, यानी कि वहां का जो महंगाई है वो दौड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है, यानी जिसकी लचर अर्थव्यवस्था होगी वहां पे, और जिसकी अर्थव्यवस्था ही पूरी तरीके से डैमेज हो गई हो, जिसका मतलब है कि वहां का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 80% टू एबव होगा, वहां पे आपका क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन। नोट हो गया? अब अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट के आधार पे, घटक के आधार पे कितने तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, है ना, बेस्ड ऑन घटक के आधार पे। घटक के आधार, अब देखते हैं घटक के आधार पे इन्फ्लेशन 2 तरीके के होते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे, पहले नोट कर। एक होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन, हिंदी में भी इसको कोर ही बोलते हैं, मुद्रास्फीति। दूसरा होगा बेटा आपका हेडलाइन, बड़ा पेपर में पढ़ने को मिलेगा, कभी पढ़ना, इन्फ्लेशन। ये आपका हो गया हेड लाइन, मुद्रा, दोनों को समझ कोशिश करते हैं समझने की, समझ लोगे तो बहुत अच्छा है। देखो महंगाई 2 तरीके से आता है, समझना, वो वाला नहीं, डिमांड सप्लाई वाला नहीं, 2 लोगों के घटक, किसके वजह से 2 घटक है। एक घटक तो हो गया हमारा खुद, मैं, है ना, हम लोग, एक घटक है हम खुद, ह्यूमन, और एक घटक है हमारे भगवान। समझना है, गॉड का जिक्र नहीं करना था, लेकिन गॉड का जिक्र इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि पूछा गया है एक बार कि कहीं अर्थक्विक आया हो
और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ हो तो उसको हम किस में रखेंगे? तो जवाब ये है कि अर्थक्वेक हमारे हाथ में तो है नहीं। इस कंडीशन में हम उसे किसी कंडीशन में नहीं रखेंगे, लेकिन अर्थक्वेक के वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई में फर्क पड़ता है, इसलिए उसको हम रखेंगे। अब किस में रखेंगे समझते हैं। एक है तो ह्यूमन के अंदर, है ना, कि एक तो महंगाई हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो जाए, जैसे हमने स्ट्राइक कर दिया, कहीं वायलेंस क्रिएट कर दिया, कहीं हमने वार क्रिएट कर दिया, तो गलती किसकी? हमारी ना, हमारी चाहत से महंगाई बढ़ रही है ना, कि हमने कहीं स्ट्राइक कर दिया, भाई हड़ताल कर दिया, कहीं हमने वायलेंस क्रिएट कर दिया, हमने कहीं पे क्या कर दिया? वार शुरू कर दिया। इस कंडीशन में जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ रही है। इस कंडीशन में जो भी महंगाइयाँ हमारी बढ़ती है वो हमारा क्या कहलाता है? कोर इन्फ्लेशन। और इस तरह की महंगाइयों को हम जो हम डेटा तैयार करते हैं कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत ही तैयार करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अर्थक्वेक आ गया, है ना, फ्लड हो गया, पूरा एकदम बढ़िया से एकदम मानसून ऊपर नीचे हो गया। अब उसमें हमारी कोई गलती थोड़े है कि हमने कोई गलती की हो। डिमांड एंड सप्लाई इसी में आएगा। हमने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी, हमारी बेवकूफ़ी है ना, हमने सप्लाई कम कर दिया। समझना, जो भी ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन में ऐसा नहीं कि बस यही ले लेना, ह्यूमन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम सब लोगों ने डिमांड इतना ज़्यादा कर दिया कि महंगाई बढ़ गई। हमारे जो बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया? सप्लाई एकदम कम कर दिया, गिरा दिया, कहा यार मज़ा नहीं आ रहा है मार्केट में, हमने सप्लाई, ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है ना। यानी डिमांड और सप्लाई सब कुछ हमारे वजह से गिर रहा है। तो जो हमारा सप्लाई होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, गाड़ी हमारा वहीं रुका हुआ है। तो इस तरह के जो भी महंगाई आते हैं उसको हम कोर इन्फ्लेशन में ले लेते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे हाथ में है ही नहीं, इसका मतलब है या तो भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा हो रहा है, जो भगवान नहीं बोलना चाहे नेचर बोल लेना भाई, ठीक है ना, जो नेचर के द्वारा अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, है ना, इस तरह के मानसून अप एंड डाउन हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ? सप्लाई हमारा कम हो गया, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा थोड़े कि हम पहाड़ को रोक करके धक्का मार करके बाहर फेंक देंगे, नहीं भेज सकते कि जाओ भाई ब्रह्मपुत्र में जाके गिरो, नहीं गिरा सकते ना उसको, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महंगाई तो आएगी ना इसकी वजह से, तो महंगाई तो आएगी इसके वजह से भी। दूसरी चीज है, मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन है एक और जगह हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम विदेशों से जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल है ना, क्रूड ऑयल, अब ये सब जो हम खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? क्या हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा होगा कि नहीं नहीं यार अब गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में तो भाई गाड़ी है तो चलेगा ही, हमको बस्ती जाना है तो हम जाएंगे ही, हमको गोरखपुर जाना है तो हम जाएंगे, क्योंकि वो मेरी आवश्यकता है। अब ऐसे कंडीशन में जो रेट बढ़ता है उस पर मेरा किसी भी सप्लाई या डिमांड का रोल नहीं है, ये रोल किसका है? जहां से हम माल खरीद रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, तो क्या इंडिया में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस तरह की जो भी महंगाई होती है ना, इस तरह की जो भी महंगाई होती है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं। और इनको भी ऐड करते हैं, ऐसा नहीं, इनको अगर हमको ये वाला ऐड नहीं करना है विदेशी वालों का, यानी कि हमने एनर्जी की बात नहीं की है, हमने फ्यूल की बात नहीं की है, हमने अर्थक्वेक से आई हुई महंगाई को नहीं काउंट करेंगे, तो वो इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में आएगा। लेकिन हमने ये ह्यूमन के द्वारा भी और हमने जो नेचर के द्वारा या जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई आई है, उस महंगाई सब महंगाई का जिक्र जब एक साथ करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी संयुक्त रूप से पूरे सीधा समझो, महंगाई का कोई भी फैक्टर हो हमारे देश में, सबको अगर एक डेटा में हम लेकर के आएंगे तो उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन उसमें हमने एनर्जी को, फ्यूल को, अर्थक्वेक को, फ्लड को, है ना, इन सब चीज़ों को जो हमारे बस में नहीं है, अगर उसको अगर हम अलग से काउंट करते हैं तो भाई वो अलग है, उसको निकाल देंगे तो कोर होगा, और उसको हम मिला देंगे तो हेडलाइन होगा। और कहोगे सर अलग से अगर इसको देखा जाए जो ये है, तो बेटा अभी अलग से कोई ऐसा रिपोर्ट अभी नहीं बनाया गया, नहीं तो मज़ा तो यही आता कि इसको अलग पढ़ते, इसको अलग पढ़ते थे, दोनों को मर्ज करके पढ़ते थे, है ना, तो ऐसा नहीं है।
अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन में हमने फ्लड को, नेचर्स के द्वारा जो इन्फ्लेशन आया है, जो क्रूड ऑयल में रेट बढ़ोतरी, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा है, अगर उसको हटा करके हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन है। और जिन चीज़ों को मैंने अभी हटाया उनको नॉर्मली अपने इन्फ्लेशन में हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं घटक के आधार पर। दिक्कत किसी को? घर पे जाकर पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। आसान तो है लेकिन एक ही चीज़ अलग तरीके से थोड़ा सा मूव होकर के होता है, थोड़ा सा नीचे होकर के होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितना डीपली बता दे रहा हूँ उतना जरूरत बताया नहीं जाएगा। मैं तो नॉर्मल हमारा क्या लिखवा देते 2 लाइन में लिख लो बेटा, यही तो होता है इकोनॉमिक्स में, 2 लाइन बोलो लिखो। मैं मोस्ट ऑफ जगह पे यही देखता हूँ, बट मैं लिखवाने में इंटरेस्ट नहीं रखता। जितनी चीज़ें समझ लो, बाकी नोट्स तो मिलना ही है। अच्छा, ये सब जब समझे रहोगे तो जब नोट्स तुम्हारे सामने आएगा तो समझ में आएगा। अब कल संडे है, कल मैं नोट्स की कोशिश करूँगा। इधर टाइम हमें मिल नहीं पाया इसलिए मैंने नोट्स नहीं भेजा, क्योंकि नोट्स आप लोग को चाहिए हिंदी में, है ना, और हमारे पास जो नोट्स है वो इंग्लिश में है। तो मैं कल हिंदी में नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। इसका नोट्स नहीं भेजूंगा, बाकी जो मैंने 3-4 दिन में पढ़ाया है जीडीपी का नोट्स आपको भेज दूंगा और बेसिक अबाउट इकोनॉमिक्स का।